तो बीजेपी की जानिब से मैनिफेस्टो जारी हो गया है। इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी लीडर गुलाम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एनसी लीडर अब्दुल हमीद मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपकी तरफ आएंगे। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, किस नज़र से देख पा रही है एनसी? मलिक साहब, मैं बता दूं, अमित शाह जी की बात पर और चना के माल पर जम्मू कश्मीर के लोग कभी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कभी वादा दिया गया था 2 करोड़ नौकरियों का, कभी बताया था 15 लाख आएंगे, कभी बताया था केस 300 रुपए सिलेंडर देंगे, कभी 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 बताया था पेट्रोल 30 रुपए बिकेगा, कभी बताया था डीजल 25 रुपए बिकेगा। तो वो न हो सका। उसके बदले क्या किया? सेल, रेल, एयरपोर्ट्स सबको बेचकर तो दिखा दिया हमारे मन में क्या है, हमारी नीयत क्या है। तो इस पर भरोसा करने वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग इन चीजों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा है, इन्होंने यहाँ की जॉब सिक्योरिटी छीनी है, इन्होंने यहाँ का स्टेटहुड छीना है और खुद ही पार्लियामेंट में कह दिया था कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, मगर आज तक नहीं मिला। खुद ही इन्होंने कहा था कि जल्दी वापस देंगे, तो नहीं दिया। खुद ही कहा था कि इलेक्शन होंगे, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं आती, ऑर्डर नहीं आता, तो ये इलेक्शन भी नहीं करवाते। इनकी मजबूरी बन गई है। तो इस मैनिफेस्टो का और इन चीजों का और इन बातों का जम्मू कश्मीर के लोग इन चीजों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भरोसा तोड़ा है। जब इन्होंने खुद कहा कि 15 लाख एक वो तुक्का था, एक ड्रामा था, इलेक्शन में कहने के लिए एक बात थी, तो इन्होंने खुद ही अपनी जबान से कह दिया जो हम बोलते हैं वो झूठ होता है, वो सही नहीं होता। मलिक साहब, 5 लाख रोजगार, सिलेंडर, पेंशन योजना, वुमेन सेफ्टी और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, इस तरह के बड़े वादे हैं। क्या एनसी इससे खुश नहीं है कि आवाम की भलाई के लिए वादे किए गए? खुशी की बात तब होती जब इनकी बातों का भरोसा आता है, जब ये अपना वादा निभाते। इन्होंने आज तक कौन सा वादा निभाया? मैंने पहले ही कहा, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल आएंगी, क्या आई? इन्होंने कहा था सिलेंडर 300 रुपए में मिलेगा, क्या आया? इन्होंने कहा था पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा, क्या आया? इन्होंने कहा था 25 रुपए डीजल मिलेगा, आया? इन्होंने कहा था कि खुशहाली आएगी, आई? क्योंकि इन्होंने हर वक्त हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की सियासत करके यह अपने आपको खड़ा किया है, और वो जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ यकीन करते हैं भाईचारे पर और यहाँ के पीस और डेवलपमेंट के बारे में। जो इन्होंने जम्मू के साथ भी किया, जो जम्मू की हालात इन्होंने की, जो उन्होंने सेक्रेटरीट का मुंह रोक दिया, जो उन्होंने टोल प्लाजा लगा लिए, जो उन्होंने उनका बिजनेस छीन लिया, तो कैसे भरोसा करे? और टूरिज्म की बात करने वाले इनको कह दो कि आप मुझे बता दीजिए, आप 2 करोड़ टूरिस्ट तो यहाँ है, क्या 2 करोड़ होटल कमरे यहाँ है? आप यात्रा को भी जोड़ देते हो टूरिज्म के साथ, उसको मत जोड़ो। और इंटरनेशनल आप बोलते हो कि यहाँ जो डल लेक है उसको इंटरनेशनल स्पॉट बना देंगे, वो तो 1947 से इंटरनेशनल स्पॉट है, आप क्या बनाओगे? आपके बात पर किसी को भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो इसका जवाब ले लेते हैं मलिक साहब। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। गुलाम हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, क्या वाकई चाइना के माल में और अमित शाह साहब के बात में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसा मलिक साहब कह रहे हैं? नहीं, आप पहले बात में जाइए सर। जैसे कि मलिक साहब ने कहा अभी कि हमें इन पे भरोसा नहीं है। एक्चुअली जो स्थिति अभी कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल, होली एंड सोली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन वी आर फेसिंग नाउ। जो दहशतगर्दी है, दिस इज बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 1987 में इन लोगों ने रिगिंग की है इलेक्शन में। और जो आजकल मिलिटेंट्स, अभी जो मिलिटेंट्स हमारे पास है, अभी जो यहाँ के लोग, जो कश्मीर के लोग बाहर चले गए हैं, पीओके में है, पाकिस्तान में है, वो वहां से स्पॉन्सर कर रहे हैं मिलिटेंट्स को। बिल्कुल यही लोग जो है, जिन लोगों ने जमात इस्लामी को एक दहशतगर्द तंजीम बनाई है, और जो इतनी सारी किलिंग्स हुई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। और टाडा जो आया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लाया। जो कश्मीरियों की हलाकत हुई है, वो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहते हैं। बाकी जो रही, अभी आप खुद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोग जो हैं, भारत के लोग हैं, भारत के वासी हैं, उन लोगों ने
पूरा समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट उस पर यकीन करती है, डेमोक्रेसी पे यकीन करती है। आजकल आप देखिए रोड से वो कोई इलाका नहीं, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं, यहाँ आप देखिए पहाड़ों तक हमारी रोड्स ये है मैग्नेमाइज किए गए, हमारी बॉर्डर तक क्या बोलते हैं उसे फ्रंटियर इलाके जो है, फ्रंटियर एरियाज जो है, वहां तक रोड्स का ये किया गया है, टनल्स का कायम किया गया है। आप खुद देखिए, आप अभी जो सिनेरियो है कश्मीर का इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, और इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं कश्मीर में, इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ जगह ही नहीं है। आप सोनमर्ग जाइए, मेरे एडजेसेंट एरिया है सोनमर्ग, आप वहां देखिए होटल में जगह नहीं होती, इतना फ्लो है बिजनेस का। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? गुलाम हसन साहब, कई ऐसे इलाके आज भी हैं जहां पे जो इब्तिदाई चीज़ें मिलती है, बेसिक फैसिलिटीज़ हर शहरी को मुल्क देने का वादा करता और देता भी है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। पुल की फराहमी नहीं है, लोग नदी पार करके अपने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाते हैं, सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। जो पुल टूट गए आज से 12 साल पहले, 7 साल पहले, वो अभी तक वैसे के वैसे टूटे फूटे हैं। तो किस इलाके की तरक्की की आप बात करें? क्योंकि अर्बन और रूरल एरिया का अगर देखा जाए, गौर से जायज़ा लिया जाए, तो शहरों की तज़ीनकारी तो हुई है। जाहिर है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे कई सारे शहर, खासतौर पे श्रीनगर, जम्मू में हुई है, ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ कहीं ना कहीं सूरत हाल बिगड़ी हुई है आज भी। सर आप खुद आइए, मैं गांधरबल से बिलोंग करता हूँ, आप खुद आइए, गांधरबल में एक वाइल ब्रिज था जो मनीगाम और वाइल को कनेक्ट करता था। वो तब से 1947 से आज तक ऐसा ही था, और जब से भारतीय जनता पार्टी है, आप खुद देख लीजिए आप, मतलब कितना अच्छा ब्रिज बनाया गया है। मुझे लगता है कश्मीर में सबसे पहला ब्रिज है। और आप बाकी एरियाज में हमारे रोड्स देखिए, तो फिर भी अब जो हमारे स्कूल्स होते थे प्राइवेट बिल्डिंग्स में होते थे, आजकल वही स्कूल्स उनकी अलग कंस्ट्रक्शन है, अलग बिल्डिंग है। यहाँ पे वो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं गवर्नमेंट ने, मतलब जो बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशंस थे। मुझे लगता है कि आजकल अगर कश्मीरी लोग अभी भी नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर ये सब कुछ वेस्ट है, अगर वो नहीं समझेंगे। ठीक है, जो इब्तिदाई, जो बेसिकली प्राइमरी सहूलत की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ऊपर भी हम बातचीत कर लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे गहराई से कि वाकई जो प्राइमरी चीज़ें आम लोगों को मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या वाकई मिल रही है या नहीं। डॉक्टर रमेश रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहब हमारे साथ। रैना साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस खास बुलेटिन में। मैं समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि आज जो संकल्प पत्र जारी किया है बीजेपी ने, मैनिफेस्टो जारी किया है, इसके ऊपर आपकी राय? देखिए, ये जो संकल्प आज जारी है, मैं इसको बोलूंगा ये पीपल्स मैनिफेस्टो है। ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से तो आया है, लेकिन इसके लिए इसमें सब वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। और खास तौर पे मैं बात करूंगा कश्मीरी पंडित जो पलायन में है पिछले 35 साल से, और उनके लिए इन्होंने जो घोषणा पत्र में बातें कही है, वो बातें वो 35 साल से हम कह रहे थे। कितनी भी सरकारें आए, कितनी भी सरकारें गई, और सरकारों ने सुना और कुछ नहीं किया। और आज इस घोषणा पत्र में हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। एक there is an increased pace in the expectations। जैसे इन्होंने टिकलाल टेपलू विस्थापित समाज का पुनर्वास योजना का ऐलान किया है, फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर बोर्ड किया है, और खास तौर पे ये किया है कि कश्मीरी पंडितों की ओपिनियन जो है और कश्मीरी पंडित्स के जो लीडरशिप है उनको हम इनटू अकाउंट ले लेंगे। दूसरा, एक इंक्वायरी कमीशन रखेंगे, जो डिफिकल्टीज कश्मीरी पंडितों को फेस होती है उसके लिए। प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो कश्मीर में काम कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने कुछ रखा है। और खास तौर पे आपको याद होगा लगभग 1 साल तक प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉई जम्मू में प्रदर्शन कर रहे थे ट्रांसफर को लेके, और आज इन्होंने पहली बार बीजेपी ने बोला है कि हम उनकी ट्रांसफर और प्रमोशन पॉलिसी को भी एड्रेस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमारी नजर में नहीं आ रहा है, इन्होंने सिविक इलेक्शंस, म्युनिसिपल इलेक्शन, सिविक इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को अलग कर दिया है। जैसे सिविक इलेक्शंस में अभी लार्ज नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित्स आर स्टेइंग इन जम्मू, और उनको बोला है कि सिविक इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां वो अभी ठहरे हैं। तो इसका मतलब है कि वो वोट अपना जम्मू में डाल सकते हैं, और ये एक
मेजर डाइवर्शन है। और दूसरा जो इन्होंने बात कर दिया है कि जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का एनहांसमेंट करेंगे, पिछले कई सालों में, लास्ट टाइम मुझे लगता था 2015 या 2018 में रिलीफ का इंक्रीज हो गया था, और उसके लिए एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो जाती है, वो असर हो जाता है उसका। इतना ही नहीं, और जो माइग्रेंट्स को उन्होंने बोला है कि हम उनके लिए एक राइटफुल दे देंगे, और इतना ही नहीं, उनके जो इश्यूज है, कोर कंसर्न्स है, उनको एड्रेस करेंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पिछले 35 साल से कह रहे हैं। इन्होंने बोला है कि हम एक व्हाइट पेपर इशू करेंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछले 35 साल से जो जद्दोजहद की थी, हमने ये बोला था कि आप एक व्हाइट पेपर कर दीजिए, या जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट में आया था कि आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कराइए और फिक्स कर दीजिए रिस्पांसिबिलिटी उन लोगों पे जिन्होंने हमें वहां से निकाला है, एक प्यूनिटिव दे दीजिए। और ये जो चीजें हैं, ये व्हाइट पेपर इशू, जब व्हाइट पेपर इशू होगा तो किसी न किसी पे तो अकाउंटेबिलिटी आ ही जाएगी। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने रखा है 3,000 रुपए हम डायरेक्टली इन्होंने कराए, और जो सीनियर बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए भी बोला है कि हम 18,000 उनमें दे देंगे, बिजली के माध्यम से भी। और दूसरा जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, जो डेवलपमेंट पॉलिसी में इन्होंने जो फोकस किया है और जो थ्रस्ट दे दिया है, वो काबिल तारीफ है। और इसको मैं मान के चलता हूं, ये एक इंक्लूसिव बजट है। इंक्लूसिव बजट का मतलब है हर तबके के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ रखा है। तो इसको हम मान के चलेंगे, ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है। और इस प्रोग्रेसिव बजट के चलते हुए अगर हम ये कहेंगे कि पिछले 10 साल की जो कारकर्दगी J&K में है, वो जो प्रधानमंत्री जी ने अपना नारा दे दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस जो मैनिफेस्टो में है और जो ये घोषणा पत्र है, इसमें उसकी झलक दिखती है। बिल्कुल राणा साहब, इसी की गहराई भी मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे। मैनिफेस्टो वाकई कंक्रीट और कंप्लीट है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे जो है बनाया भी गया है, काफ़ी मेहनत के बाद भी। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो वादे किए गए हैं मोटे मोटे, जिसका पूरी देश को इंतज़ार है, ख़ासतौर पे कश्मीरी पंडित से आपने बात शुरू की थी, कश्मीरी पंडितों का मसला कब सुलझेगा? सिर्फ मैनिफेस्टो में ही इन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, या सिर्फ उन लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे? क्योंकि जम्मू में बेचारे इंतज़ार में बैठे हैं, दिल्ली में बेचारे इंतज़ार में बैठे हैं, और उनका कहीं ना कहीं मसला हल नहीं हो पा रहा, देश पूरा चाहता है। तो क्या मैनिफेस्टो से हट करके उनके मसाइल की बात इससे पहले भी कही गई थी? क्या उसके लिए ऑन ग्राउंड, उसके लिए अब तक कोई काम हो पाया है आपकी नज़र में? देखिए, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। घोषणा पत्र में जो लिखा है, आमतौर पे ये देखा गया है कि घोषणा पत्र में जो लिखा है वो बिल्कुल रियलिटी में ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसलेट नहीं होता है रियलिटी में। लेकिन एक चीज जो मानना है कि वो संकल्प है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये चीजें उनके लिए करेंगे। और दूसरा है, क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है या नहीं? मैं एक उदाहरण आपको दे दूंगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंशियल टैक्स पार्लियामेंट में पढ़ा गया, प्रणब मुखर्जी जी ने पढ़ा, तो उस वक्त बड़ा मोटे मोटे तौर पे उन्होंने बताया कि हम वचनबद्ध है कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए कश्मीर में। 2014 से 2024 तक आप देख लीजिए कौन सी मूवमेंट हुई, कौन सी एक्टिविटी हुई। मुझे तो नहीं लगता है कोई एक्टिविटी हुई, कोई मूवमेंट हुई। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वहां पर 1-2 बार आई। एक तो महबूबा मुफ्ती के साथ आई और दूसरा मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ आई। और जिस वक्त इनकी सरकार थी उस वक्त बहुत कुछ हो सकता था। इसका हमें बड़ा अफसोस है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन कोई कदम, सियासत हुई अब तक, हाँ, कोई कदम नहीं हुआ। अभी आप देख लीजिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कुछ लॉलीपॉप्स कश्मीरी पंडित्स के लिए रखे हैं, पीडीपी ने भी कुछ लॉलीपॉप्स रखे हैं। इसका एक जो कारण है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछली बार जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो माननीय गृह मंत्री ने भी अपने प्रवक्ता में बताया कि 40% कश्मीरी पंडितों ने इस बार वोट कास्ट किए, और कम से कम 7,000 वोट जम्मू में लोग वापस गए, उनको वहां पर डालने नहीं दिया क्योंकि उनका नाम वहां पर नहीं था। वो क्या
वो ब्यूरोक्रेटिक हैसल की वजह से हुआ था या किया गया था, ये तो पता नहीं है। लेकिन अगर वो 7,000 वोट और पड़ते तो ये 50% हो जाता। और इमेजिन कर दीजिए अगर ये 50% वोट इस बार स्टेट असेंबली इलेक्शंस में पड़ेंगे, जिसका वोट मार्जिन बहुत कम होता है, विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होता है, 500 होता है या 1000 भी हो सकता है। और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 से 1000 कश्मीरी पंडित वोट डालेंगे, कई लोगों का फॉर्चून इससे डिस्कस होएगा, कई लोग जीत भी सकते हैं, कई लोग हार भी सकते हैं। तो इस संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो आज का ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र के माध्यम से कश्मीरी पंडित शायद एनकरेज हो जाए वोट डालने के लिए, और शायद उनका वोट परसेंटेज और बढ़ जाएगा। वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा और जो इलेक्टोरल कैंडिडेट्स जिस वक्त फ्रेम है उनके फॉर्चून्स पे इस पे असर पड़ेगा। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो भी सरकार आएगी, जैसे भी आएगी, इस इलेक्टोरल रेलेवेंस को देखते हुए उन्हें कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ करना होगा और करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये देखना काफ़ी खास होगा कि इस पर कितना अमल हो पाता है। मलिक साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से वाइट पेपर की बात हुई और अमित शाह जी ने यह भी कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, ख़ासतौर पे मिलिटेंसी दहशतगर्दी के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं खंगाला जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा और उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी तय होगी। क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं इस चीज़ से एक बड़ा झटका लगता है? पहले मैं भाई को बता दूं कि ये मैनिफेस्टो को पीपल फ्रेंडली बता रहे थे, वो ठीक बात है। तब याद नहीं है 2014 में जब पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई थी, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान से बात की जाएगी, पाकिस्तान को और कश्मीर के बारे में बात की जाएगी पाकिस्तान के साथ, अपने हमसाये के साथ। तब वो गलत नहीं थे। जब उनने उन दिनों मैनिफेस्टो लिखा था, पंडित भाई को रिहेबिलिटेट करें, तब तक आज तक 10 सालों में किया। ये बोलते हैं कि सिर्फ यही सफर हुए या कश्मीरी सफर नहीं हुए, एक एक गाँवों में 10-10 लाशें मुखबिरी के नाम पर गिरी है, टेररिस्ट ने हमें भी मारा है, और ये लोग यहाँ से जाकर ऐश कर रहे हैं। वहां इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, यहाँ के बच्चे तबाह हो गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो ठीक है? क्या सिर्फ कश्मीर के बारे में बात नहीं करते हो आप? क्या हम सफर नहीं हुए? क्या मिलिटेंट्स में हम सफर नहीं हुए? क्या यहाँ के लोग नहीं मरे? क्या यहाँ के 1 लाख लोग नहीं मरे मुखबिरी के नाम पर, बाकी टेररिज्म के नाम पर नहीं मरे? तो एक साइड में ये मत बता दीजिए। हमें पता है बीजेपी के तुक्के जो है, तो ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सीधे बने तो बीजेपी की बात करें। हमें पता है ये क्या ना क्या चाहते हैं। ये सिर्फ पंडित भाई की सफरिंग पर हम समझते हैं कि वो सफर हुए। क्या हम यहाँ सफर नहीं हुए? यही सफर हुए। ये तो यहाँ से चले गए। मलिक साहब, आप जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके लिए किया, इनको नौकरियां दी, इनको रिहेबिलिटेट किया, इनको हर महीने पैसे दिए, इनके खाने का इंतजाम किया, वो इनको याद नहीं है। इनको बता दीजिए 2014 के बाद क्या हुआ इनके साथ।